नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक वर्ड में, द टेक्निकल एजुकेशन वर्ड। ये एक चैनल है जो कि मेरे द्वारा शुरू किया गया है। मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो बेसिकली इस चैनल में जितनी भी बातें डिस्कस की जाएंगी वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगी आपके टेक्निकल प्रोफेशन में। यहाँ पर मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने बारे में कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है और मैं किस प्रोफ़ेशन में हूँ इस वक़्त। तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय बीए थ्रू इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीए कंप्लीट की है एंड राइट नाउ आई एम आल्सो परसुइंग एमए फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी दैट इज़ इग्नू। एंड अभी मैं अपने थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ आऊँगा। तो मैंने पहले एचसीएल में काम किया है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। वहाँ पर मैं एज ए कस्टमर इंजीनियर के रूप में काम किया करता था। उसके बाद मैंने अपना फ़ील्ड को थोड़ा-सा चेंज किया और फिर मैं चला गया एनआईटी राउरकेला व्हिच इज़ इन ओडिशा। और वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम किया और राइट नाउ आई एम सर्विंग एज़ एन इंस्ट्रक्टर इन आईटीआई। सो दोस्तों, यहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हो रही है आज और मैं आशा करूँगा कि आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो रहेगा मेन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। जी, मेन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक रहने वाला है और आगे भी जितने भी हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टेक्निकल एरिया को ही फ़ोकस करेंगे। जी हाँ। तो आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये एक पूरा कोर्स रहता है आईटीआई में। आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाम का एक कोर्स वहाँ पे चलाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली वहाँ पे। और इसके बारे में बच्चों को बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया जाता है वहाँ पे कि किस तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है, किस तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है, आपको किस तरह से आगे जाके अपने लिए जॉब्स जनरेट करनी है, अपने लिए जॉब्स हासिल करनी है आपको। तो उसके लिए जो कौशल, एक किस्म का स्किल्स का मतलब होता है कि कौशल, आपको किस तरह से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है आके सो दैट यू आर कैपेबल टू गेट दैट जॉब। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे और टारगेट ऑडियंस जो मेरी रहने वाली दोस्तों वो आईटीआई स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस आईटीआई स्टूडेंट्स के ऊपर ही रखने वाले हैं और इसमें भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं दोस्तों। तो आज से हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये जो एक कोर्स है इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों अलग-अलग यहाँ पे टॉपिक्स रहते हैं, हम हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज़ ही कवर करेंगे। जी, टॉपिक वाइज़ ही हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें भी पॉइंट वाइज़ अप्रोच रखेंगे हम। ब्रीफ रहेगा और पॉइंट वाइज़ रहेगा। पॉइंट वाइज़ दोस्तों सबसे मेन फ़ायदा पॉइंट वाइज़ अप्रोच का ये होता है कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, समझ भी आसानी से आती हैं और याद भी आसानी से हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़े एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ और आशा है कि आप सभी को ये सब कुछ पसंद आएगा आगे और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। जी, तो दोस्तों इस कड़ी में जो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। जी, ये भी इसका पार्ट 1 है और आगे के पार्ट्स भी आएँगे, शायद 1 या 2 पार्ट इसमें ऐड होंगे। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो इसका जो हिंदी मतलब होता है दोस्तों उसे बोलते हैं हम उद्यमिता कौशल, कि आपको किस तरह से अपने आप स्वरोज़गार को उत्पन्न करके अपने आप को इतना कैपेबल बना लेना है कि आप खुद के लिए जीविका को अर्जित कर सकें। आप अपना घर अपने हिसाब से चला सकें और किसी के पास आपको नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना उद्योग खुद कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है?
कौन होता है दोस्तों? आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जैसे आपके दिमाग में मैंने अभी ये जो लफ्ज़ बोला एंटरप्रेन्योर, तो आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ आ गई एकदम से? जी दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो सिर्फ़ यही आता है, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर शब्द को सुनता हूँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना काम खुद कर रहा है। अपना काम खुद कर रहा है इन द सेंस, मतलब उसने अपना उद्योग खुद लगाया है, किसी काम को खुद कर रहा है। किसी के आगे उसको झुकना नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए। वो नौकरी नहीं कर रहा है किसी के आगे, वो अपना काम खुद कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, हम पॉइंट वाइज़ अप्रोच रखेंगे और इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, "अ पर्सन हू कम्स अहेड विद एन आइडिया इन हिज माइंड टू स्टार्ट ए न्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इज़ एन एंटरप्रेन्योर।" तो दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर आता है, एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है और उसके हिसाब से फिर अपना कार्य करता है आगे और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है लोगों को। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर कोई सब्ज़ी बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? वो अपना काम कर रहा है, उसको किसी के आगे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसने उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे नई सब्ज़ी बेचनी है, तो उसने अपना काम शुरू किया, उसके दिमाग में वो आइडिया आया और उसके बाद उसने वो सर्विसेज़ आगे लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर के पास, उसे क्या करना होता है, उसे मॉनेटरी सोर्सेज़ को एक्युमुलेट करना होता है, कि किस तरह से उसके पास धन को अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी कोई भी हम बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो वो डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाता, उसके लिए हमें पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस धन को अर्जित करता है, कहीं न कहीं से अरेंज करता है उसे, मटेरियल को अरेंज करता है। कोई भी अगर हम कार्य शुरू कर रहे हैं, समझ लो अगर मैंने कपड़ा बेचने की दुकान करनी है या कोई और कार्य करना है, तो उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए, जिसको मैं आगे बेच सकूँ। उसी की तरह से नेक्स्ट होता है मैन पावर। मैन पावर का मतलब है, एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? यदि आपने कोई दुकान खोली है या आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर पाएँगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर अगर आपका काम थोड़ा-सा बड़ा है, लार्ज स्केल में है, तो आप अकेले उसको नहीं कर पाएँगे, आपको मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस मैन पावर को इकट्ठा करता है और उसके बाद टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करता है, कि मुझे ये टारगेट आज सेट किया है, मुझे ये काम करना है और वो टारगेट को वो अचीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया दोस्तों, एक्यूमुलेट रिसोर्सेज एंड ट्राइज टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों, वो क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना, ठीक है? इकट्ठा करता है रिसोर्सेज को, ठीक है? साधनों को इकट्ठा करता है, संसाधनों को इकट्ठा करता है और उसके बाद जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ब्रीफ में अगर समझा जाए, तो एंटरप्रेन्योर क्या है दोस्तों, सिर्फ़ एक आदमी है, ठीक है? एक बेसिक बिल्कुल आम आदमी है वो, और उसने अपना कोई बिज़नेस शुरू किया है, अपने दम पर, ठीक है? उसने उसमें थोड़ी-सी पूँजी को इन्वेस्ट किया है और उसके बाद उसने अपना कोई बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है दोस्तों? तो अब हमें ये भी समझना होगा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, उसकी एक विज़न होती है। वो ऐसे ही नहीं धंधा शुरू कर देता। कोई भी किसी भी काम में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसकी एक विज़न रहती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप अभी आईटीआई में हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी एक विज़न रहेगी उसके लिए, कि आपको आगे जाके क्या करना है। कोई अगर एमएमबी का छात्र है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का छात्र है, तो उसका एक विज़न रहेगा कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। मुझे आगे जाकर अपनी जो व्हीकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे जाके अपने करियर को एक्सपेंड करना है। तो उस तरह से दोस्तों, हर किसी का एक विज़न रहता है, तो जो उसी तरह से एंटरप्रेन्योर जो होता है, उसका भी एक विज़न रहता है कि मैंने किस वजह से इस काम को शुरू किया है। और उसके बाद वो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढता है कि आस-पास में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेरे पास अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू है या नहीं है। ऐसा ना हो मैंने वो काम शुरू कर दिया और उसके बाद वो चले ही ना, क्योंकि उसकी यहाँ पे माँग ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि आपने कोई ऐसा काम करना था जिससे आपको अच्छी कमाई हो, पर आपने काम वो कर लिया है जहाँ पर आपकी कमाई तो लिमिटेड सी हो रही है, बट उसकी माँग नहीं है बाज़ार में।
आप समझ रहे हैं दोस्तों? मान लीजिए आपने कोई छोटा-सा काम किया, ठीक है? आपने यहाँ पे पर्स बनाने का काम शुरू कर दिया, समझ रहे हैं? पर्स बनाने का यहाँ पे काम आपने शुरू कर दिया, बट मार्केट में उसकी माँग नहीं है, पर्सेज़ यहाँ पे बिकते नहीं हैं ज़्यादा। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, वो विज़न जो है आपका वो क्लियर नहीं था। तो उसके लिए सबसे पहले विज़न क्लियर होने के लिए आपको यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना होगा। आपके आस-पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं भी हैं कि नहीं है, ठीक है? और यदि हैं तो आपको उसको ग्रैब करना होगा, ठीक है? उसके ऊपर झपटना होगा कि नहीं, मुझे ये अपॉर्च्युनिटी एकदम से चाहिए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, वो जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, उसे कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर ख़ास ध्यान देना पड़ता है कि कस्टमर, अब समझ लिए यहाँ पे राशन की दुकान होती है, आप सभी ने राशन की दुकान देखी होगी ज़रूर, ठीक है? जहाँ पे जनरल स्टोर होता है, जहाँ पे जाके आप डेली नीड्स का सामान लेते हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल वगैरह, ठीक है? तो उस राशन की दुकान में क्या होता है दोस्तों, वो जब नया-नया कोई इंसान उसको शुरू करता है, तो उसके पास सारा सामान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ग्राहक आने लगते हैं और वो उनकी नीड्स को नोटिस करता है, ठीक है? उनकी नीड्स को नोट डाउन करता है कि इसने क्या सामान माँगा था और ये मेरे पास था या नहीं था उस वक़्त अवेलेबल, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उनकी नीड्स को नोटिस करेगा, उनको नोट डाउन करेगा और अगली बार के लिए वो तैयार रहेगा, उसका विज़न वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि उस वक़्त वो इंसान यहाँ पर आया था और वो जो सामान उसने माँगा था, वो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है? तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से उस सामान को अपने पास रखेगा। सो दैट अगर वो नहीं आया इंसान, फिर से दोबारा कोई और ही आया उस सामान को माँगने के लिए, तो वो उसको वहाँ पे अवेलेबल करवा सकता है। समझ रहे हैं? तो उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, वो है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू टैकल विद वेरियस काइंड ऑफ रिस्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क से नहीं घबराता, रिस्क लेने से नहीं घबराता कभी भी। उसे पता होता है, उसने मार्केट से पैसा उठाया है, उसने अपने धंधे में पैसा लगाया है, तो ये एक किस्म का रिस्क ही है। अगर उसने किसी से पैसा लिया है, उधार लिया है, जैसे कोई गवर्नमेंट भी अभी की कई स्कीम्स में अपने पैसे दे रही है लोगों को, कई स्कीम्स के थ्रू लोगों को मदद कर रही है कि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। तो उसी तरह से अगर किसी ने कोई पैसा उठाया है मार्केट से, तो वो एक रिस्क लिया है उसने बहुत बड़ा। उसे नहीं पता है एक्चुअल में कि वो उस पैसे को भर भी पाएगा कि नहीं भर पाएगा। बट ये रिस्क लेना पड़ेगा, बिज़नेस इज़ अ गेम ऑफ रिस्क, ठीक है? ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो उसी तरह से एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है? और ये रिस्क किस तरह के हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकते हैं, ठीक है? मार्केटिंग रिस्क हो सकते हैं और भी अलग-अलग बहुत सारे तरीके के रिस्क होते हैं, ठीक है? जो कि एक एंटरप्रेन्योर को झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक था, यहाँ पे एक छोटा-सा इसका भाग था, जहाँ पे कि एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दी गई थी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उद्यम किया करता है उद्यमी, ठीक है? वो एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है, इतना सा आप समझ जाएँगे जो भी मैंने पीछे बोला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उद्योग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्राइज़ेज़। तो दोस्तों, कुछ समय पहले तक क्या होता था कि उद्योग शब्द का अर्थ केवल निर्माण उद्योग को ही माना जाता था, ठीक है? समझ रहे हैं इस बात को? कि उद्योग को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ निर्माण उद्योग, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है ना, सिर्फ़ उस इंडस्ट्री को ही हम उद्योग के नाम से जानते थे। आप सभी को पता होगा, हम पहले भी कॉलोनलाइज़ेशन के टाइम से इस चीज़ को सुनते आते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कॉलोनलाइज़ेशन के थ्रू सारा का सारा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश की और किस तरह से हमारा जो कल्चर था उसको एक किस्म से रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो एक टाइम था जब तक इंडस्ट्रीज़ का जो मतलब था, उद्योग जो जिसको एंटरप्राइज़ेज़ बोलते हैं, वो सिर्फ़ एक निर्माण उद्योग तक ही सीमित था। जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पे जैसे कपड़ा मिल होती है या कोई और मिल है, कहीं पे कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या किसी और तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसी को सिर्फ़ हम क्या बोलते थे, उसी को एक उद्योग माना जाता था। ठीक है? पर अभी कुछ टाइम बाद से क्या हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले से क्या शुरू हुआ है कि जो जो इंडस्ट्रीज़ कुछ ऐसी भी ऐड हुई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना-देना नहीं है, दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है उनका, ठीक है? बट उनको भी अब इंडस्ट्रीज़ में शामिल किया गया है, ठीक है? तो अब इस इंडस्ट्री शब्द को जो है वो बदल दिया गया है किसके साथ? एंटरप्राइज़ेज़ के साथ, ठीक है?
एंटरप्राइजेज़ के साथ और एंटरप्रेन्योर के साथ। समझ रहे दोस्तों? तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहा है। ये सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करता है कई तरह की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत आसान सा कि कोई एक कार कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है? वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे, वो एक प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। बट साथ में जो उसकी एडिंग जो एडवर्टाइज़मेंट जहाँ पे चलती है, आपने देखा होगा आपके टीवी के ऊपर एड्स आती हैं, जैसे कि टाटा की ऐड आती है या और निसान की ऐड आती है या और भी बहुत सारी गाड़ियों की कंपनी हैं, उनकी एड्स आती हैं। तो वो जो एडवर्टाइज़मेंट वाली जो कंपनीज़ हैं, वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हालाँकि वो प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, आपको पता होगा इस बात का। वहाँ पे कार की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बट वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट चलती है। तो वो भी क्या है अब इंडस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है? वो भी कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर रहा होगा, उसने कभी ना कभी उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया होगा, मैन पावर को ऐड किया होगा, उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद रिस्क लिए होंगे कई सारे और उसके बाद धीरे-धीरे करके मुनाफ़े के अनुसार उसने उस पूरे बिज़नेस को एक्सपेंड किया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारा का सारा प्रोसेस इसी तरह से चलता है। तो दोस्तों आगे जो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ वो रहेगी एंटरप्राइज़ेज़ के बारे में, ठीक है? तो एंटरप्राइज़ेज़ दोस्तों जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किए हैं, जो डिवाइड किए हैं, क्लासिफ़िकेशन की है बेसिकली इनकी, तो 4 टाइप की क्लासिफ़िकेशन की है इन्होंने, जिसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़, स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़, मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ एंड लार्ज एंटरप्राइज़ेज़, ठीक है? एमएसएमई आप सभी ने नाम सुना होगा, मेरे ख़्याल से सभी ने सुना होगा। ये एक मिनिस्ट्री भी है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो जो सूक्ष्म उद्योग जिसे बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ जिसे बोलते हैं, इसकी एक लिमिट होती है। मतलब इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी लिमिट होती है। ये जितनी भी क्लासिफ़िकेशन की गई है ना दोस्तों, इन सभी की क्लासिफ़िकेशन जो हुई है, ये इन्वेस्टमेंट लिमिट के अनुसार हुई है। माइक्रो में कितना इन्वेस्ट होगा, मतलब कितना पैसा उसमें लगेगा, तो वो माइक्रो कहलाएगा। स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ कितना पैसा उसमें लगेगा, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज़ कहलाएगा। मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ कितना उसमें लगेगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारी की सारी क्या की गई है, क्लासिफ़िकेशन की गई है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे ये दिया नहीं गया है। तो मतलब अप टू 25 लैक्स 25 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है किसी एंटरप्राइज़ में, किसी भी उद्योग में, तो वो आएगा माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को? उसके बाद आता है आपका स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ जिसे बोलते हैं हम लघु उद्योग, ठीक है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ मतलब लघु उद्योग, ठीक है? इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए बट 5 करोड़ से कम रहना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसमें, ठीक है? मतलब मोर देन 25 लैक्स बट नॉट मोर देन 5 करोड़, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दोस्तों मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मध्यम उद्योग। इसमें दोस्तों जो आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। 10 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते, 5 करोड़ से कम की भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा एंटरप्राइज़, ऐसा उद्योग जो कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में उसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, वो कौन-सी की कैटेगरी में आएगा? वो आएगा मध्यम उद्योग में, मीन्स मीडियम एंटरप्राइज़ेज़। लास्ट इसमें आता है दोस्तों बृहद उद्योग, जो कि इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लार्ज एंटरप्राइज़ेज़। लार्ज एंटरप्राइजेज़ में दोस्तों क्या रहता है कि 10 करोड़ से ज़्यादा की जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसमें एक फ़ायदा और मिलता है दोस्तों कि जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है और जो लैंड और जो आपका लैंड का और जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है? ये इसको फ़ायदा नहीं बोल सकते आप एक किस्म से। मेरे हिसाब से ये एक नुकसान ही है, बट हाँ, अपना-अपना देखने का नज़रिया है। तो इसमें जो भी 10 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले जो एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं, जो उद्योग होते हैं, वो आते हैं आपके लार्ज एंटरप्राइज़ेज़ में, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, हम अभी उद्यमिता की विशेषताएँ को डिस्कस करेंगे, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या-क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विशेषता क्या आपको नज़र आती है कि
किस तरह से एक उद्यम को हम स्थापित कर सकते हैं, क्या-क्या विशेषताएँ उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी मैंने पॉइंट वाइज़ लिखे हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमैटिक वे में आपको शुरू करना होगा। अब ये सिस्टमैटिक वे का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक वे का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रणालीबद्ध गतिविधि, ठीक है? प्रणालीबद्ध का मतलब होता है एक लेयर बाइज़ लेयर आपको चलना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। अगर मैं आपको एक छोटा-सा एंटरप्राइज़ लगाने की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई राशन की दुकान खोलनी है, राशन की दुकान मतलब जो जनरल स्टोर होता है जहाँ से आप डेली नीड्स का सामान खरीदते हैं, अगर मुझे वो दुकान खोलनी है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट का एरिया कैसा है। मार्केट कहाँ कौन-सी मार्केट में जाके मैं वो दुकान खोलूँगा तो वो चल सकती है। और उसके बाद फिर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर मैं उसमें अपना मटेरियल को भरूँगा, फिर उसके बाद और भी कई जो आगे की एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं करूँगा उस हिसाब से, ठीक है? तो ये जो आता है, ये सब आता है सिस्टमैटिक एक्टिविटी के अंदर, समझे? नेक्स्ट जो है इसमें वो है पर्पसफुल एंड लॉफुल एक्टिविटी। हिंदी में अगर बोलूँ तो उद्देश्यपूर्ण एवं वैध गतिविधि। तो लॉफुल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि आप कोई भी बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर एक चैनल से शुरू करने में ही उसकी भलाई है। समझ लीजिए यदि आप कोई कपड़ा उद्योग को अपने वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो जो बेसिक स्टेप तो रहते हैं वो तो रहेंगे ही वहाँ पे कि आपको लैंड देखनी पड़ेगी, वहाँ पर मार्केट का एरिया देखना पड़ेगा और आगे कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी वो इंडस्ट्री वहाँ पे चल सकती है नहीं। बट उसके अलावा जो कि लॉफुल रहे, मतलब आगे जाके आपको कोई सू ना कर सके। सू का मतलब होता है कोई आपको कोर्ट ना लेके जाए अपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की वजह से, समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको कई तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंसेस बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक है? मार्केटिंग का लाइसेंस होता है, प्रोडक्शन का लाइसेंस होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये लॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, समझ रहे हैं? और पर्पसफुल तो फिर वो अपने आप ही हो गया, मतलब इसका एक पर्पस है ना। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है इनोवेशन का। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई खोज करना, समझ रहे हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है दोस्तों कि आपको इनोवेटिव होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव होने का मतलब है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ जल्दी से जल्दी ग्रो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिज़नेस को शुरू कर दिया है और उसके बाद आप बस चुपचाप करके बैठ गए, ठीक है? उसी से जो आ रहा है सो आ रहा है, आगे नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है? तो दिमाग में इनोवेशन हमेशा चाहिए आपके। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप एक छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हैं, उसको आपको वहीं तक सीमित नहीं रखना, उसे आपको एक्सपैंड भी करना है, ठीक है? आप जितने भी आज बड़े नाम देख लीजिए, वेदर दे आर टाटाज़, बिरलाज़ और अंबानीज़, कोई भी हैं वो, उन्होंने अपने आप को एक एरिया में सीमित नहीं रखा है कभी भी। यदि आप टाटा की बात करें तो टाटा आज एक घड़ी की नीडल नीडल समझते हैं दोस्तों, सुई, घड़ी की जो सुई होती है ना, वहाँ से लेकर एरोप्लेन के स्पेयर पार्ट्स तक बनाता है। इवन एरोप्लेन ही बनाता है टाटा आज तक, ठीक है? तो उसने अपने आप को एक एक फ़ील्ड में, मतलब एक फ़ील्ड तक उसने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। टाटा का आप नमक भी खाते हैं, साल्ट भी खाते हैं। तो एक इनोवेशन है, वो मार्केट की कैपेबिलिटी को जानते हैं, मार्केट में क्या नीड है उसको जानते हैं, उस हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करते हैं, समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं चल रही है उसे वो चलाते ही रहेंगे आगे, उसे वो छोड़ देते हैं, ठीक है? जो जिस चीज़ का काम हो गया, एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं और फिर वो नई चीज़ शुरू करते हैं, ठीक है? तो वो इनोवेशन है और ये हमेशा ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए एज़ एन एंटरप्रेन्योर, समझ रहे हैं इस बात को? सो नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर आपको पता है उत्पादन। उत्पादन किस तरह से होगा, यदि आप कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, समझ लीजिए वो है एक कपड़ा उद्योग या कोई कोई भी ऐसा उद्योग जो कि आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई पेपर का उद्योग है जो कि आप लगाना चाहते हैं, पर उसमें आपको क्या चाहिए कि उत्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर किस तरह से उत्पादन होगा ये आपको देखना होगा वहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑब्वियस सा है रिस्क टेकिंग। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको रिस्क लेना ही होगा, मार्केट के हिसाब से आपको रिस्क लेना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैंने साइड में एक छोटी सी
डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की है। वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ kind of behavior where an entrepreneur tries to solve the problem through his her mental ability, make other people agree to meet the targets, prepare himself and his colleagues to grab the future opportunities, and has an incredible capability to take risk। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक किस्म का बिहेवियर है ये, ठीक है। बिहेवियर का मतलब समझते हैं ना आप दोस्तों, मतलब एक किस्म का आपका आचरण है ये भी, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ट्राई करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की थ्रू हिज मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और कोशिश ये भी करता है कि टारगेट्स को जल्दी से जल्दी मीट किया जा सके। और वो ये सब अकेला नहीं करता है, वो अपने कलीग्स को साथ में लेके चलता है और उन्हें फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता है कि हम अगर आज को ये करेंगे तो कल हमें ये फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे दोस्तों? तो ये इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं, ये सब एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं, और ये रिस्क वाला फैक्टर तो हमेशा ही हर एक जगह पे रहता है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ भी रिस्क ही है कि कोई गाड़ी पीछे से उड़ा ना जाए आके, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब आप सभी को पता है कि प्रबंधन, प्रबंध किस तरह से करते हैं आप। मैनेजमेंट आपको हर एक जगह पे मिलेगी। आप चाहे एंटरप्रेन्योर बनते हैं तब भी वहाँ पे आपको मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, या आप कहीं काम करने जाते हैं आगे किसी और फील्ड में अपना करियर को परस्यू करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। मैनेजमेंट का काम मेन यही होता है कि उसने हर एक काम को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक an initiative taken by an entrepreneur to start a new organization or an institution may be defined as entrepreneurship। ये एक entrepreneurship की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, तो आप इसे देख लीजिएगा ज़रा सा। यहाँ पे चलो मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई भी इनिशिएटिव जो कि एक एंटरप्रेन्योर लेता है अपने हिसाब से एक नए संगठन को शुरू करने के लिए, किसी भी नए संगठन या किसी इंस्टीट्यूशन को शुरू करने के लिए, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। समझ रहे बात को? तो आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ज़रूरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है, यहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज की स्पेलिंग गलत होगी, आप इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो रिसोर्सेज को अरेंजमेंट करता है वो, एक्साइटमेंट उसके अंदर रहती है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, विज़न उसका अच्छा रहता है टुवार्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके आसपास अवेलेबल हैं वो उनको ग्रैब करता है, और उसके बाद अपने आप को अडेप्ट करता है उसी के हिसाब से। अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज भी हो रहा है, अगर उसे बिजनेस को चेंज भी करना पड़ रहा है, बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना पड़ रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो उसके लिए भी नहीं घबराता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है, हैज़ एन इंटरेस्ट इन टेक्निकल एडवांसमेंट एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों। क्या होता था पहले, यदि आप देखेंगे तो पहले आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी, जैसे कपड़ा उद्योग वगैरह है, वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे। मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर्स नहीं होते। सारा जो वो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते थे वो रजिस्टर्स वगैरह में मेंटेन किया जाता था, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यदि मैं सरकारी तंत्र की ही बात करूं तो कंप्यूटर बहुत रेयर केसेस में यूज़ किया जाता था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। बट आज यदि आप देखिए तो कंप्यूटर का नॉलेज हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटिंग नॉलेज इज़ रियली वेरी नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ओके। तो क्या होता है दोस्तों कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट से कभी घबराता नहीं है। उसे हमेशा ये चाह लगी रहती है कि कोई भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है तो मैं उसे अपने बिज़नेस में इंक्लूड करूँगा। अगर वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगा। समझे दोस्तों? और नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है हैज़ एन इंटरेस्ट टू एनहांस हिज़ हर बिज़नेस।
and reinvest his her profit into his enterprise। तो दोस्तों ये भी एक क्वालिटी ही होती है एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो क्या करता है, जितना भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, जितना उसने अभी इन्वेस्ट करके जितना उसमें उसे उसे प्रॉफिट हुआ, वो उसको री इन्वेस्ट करता है। री इन्वेस्ट का मतलब है जितना प्रॉफिट हुआ उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, उसी बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। सो डैट क्या इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वो फिर से इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अगर वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो वहीं पर स्टैग्नेंट होकर रह जाएगा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना काई जम जाना, जो पानी में काई जम जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है स्टैग्नेंट रहना उसे पसंद नहीं होता, वो एनहांसमेंट की ओर बढ़ता है, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया दोस्तों, वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही हैज़ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज का मतलब दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान सा है कि उसके अंदर एक एक विल होती है दोस्तों, कि मुझे मुझे एंटरप्राइज की स्पिरिट रखनी है, मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को एक्सपैंड करना है। और एंटरप्रेन्योर दोस्तों सिर्फ खुद के लिए ही नहीं काम करता, ये कभी कभी दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाता है। जितने भी एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आप अगर पास्ट में देखिए, whoever he is, like टाटा, बिरला और एनीवन, सभी के सभी, हो सकता है उन्होंने कभी अपने लिए काम शुरू किया था, बट आज देखिए वो मिलियंस ऑफ पीपल को क्या कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वालिटीज थी एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इनकी पर्सनल क्वालिटीज के बारे में। उसके अंदर अपने अंदर एक मतलब पर्सनली उसके अंदर व्यक्तिगत तौर पे क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों उपक्रम करने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उपक्रम मीन्स इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कि हाँ मैं ये इनिशिएटिव ले सकता हूँ, मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ और मैं इसमें अच्छा करूँगा। उसके बाद जो सेकंड क्वालिटी इसमें होती है वो होती है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। नेता के गुण होते हैं उसमें, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी टीम को अपने अंदर काम करवाना है, उसको वो लीड करना है बहुत बड़ी टीम को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी उसकी अपनी व्यक्तिगत होती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, ठीक है। मतलब वो अपने आप को उत्तरदायी समझता है हर एक चीज़ के लिए। अगर कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो उसकी वजह से हो रहा है, अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें भी उसकी ही कोई ना कोई खामी है, वो एक अकाउंटेबिलिटी लेता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। डेफिनेट सी बात है, उसे हार्ड वर्किंग रहना ही पड़ेगा, ट्रूथफुल रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति। ट्रूथफुल का मतलब समझते हैं आप, इसके सत्यनिष्ठ रहना पड़ेगा उसको अपने काम के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो वो एकदम से नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान देना यहाँ पे, कि डिसीजन कभी भी एकदम से नहीं लिया जाता। आपका एक डिसीजन डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट करेगा। आप अपनी लाइफ को ही ले लो, आपकी लाइफ में भी एक डिसीजन डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, समझ रहे हैं इस बात को। सो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल एबिलिटी। सिंपल सी बात है दोस्तों कि फिजिकल एबिलिटी होगी, अगर शारीरिक क्षमता होगी उसके अंदर, तभी वो कोई काम कर पाएगा। अगर डिसेबल होगा किसी तरह से तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिसेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द mental disability, okay. So that also comes in the physical ability. So फिजिकल एबिलिटी अगर उसकी ठीक नहीं है, बीमार ही रहता होगा, ठीक है, अच्छे से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बीमार ही रहेगा, तो वो क्या काम करेगा, समझ रहे हैं। मैं इस वे में बात कर रहा हूँ इसके लिए। सो नेक्स्ट है आगे गुड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। आप सभी को पता होगा, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके नीचे एक आपने बहुत बड़ा स्टाफ रखा है, तो उसके उनके प्रति आपको एक अच्छा अपना नेचर रखना होगा, अपना अच्छा व्यवहार उनके प्रति रखना होगा, तभी वो आपके अंदर काम करेंगे। नहीं तो कंपनीज और भी हैं, वो वहाँ से क्विट कर जाएंगे आपके पास से, समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिनाई करूँगा,
क्योंकि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास एजुकेशन भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है इतनी ख़ास, बट उनका माइंड बहुत शार्प है। वो दूसरे लोगों से काम निकलवाना जानते हैं, ये भी एक क्वालिटी होती है। बट आई विल नॉट डिनाई इट टोटली, क्योंकि एजुकेशन और ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ही आजकल के ज़माने में, ठीक है? क्योंकि आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे बिल्कुल भी, किसी भी काम के लिए। और नेक्स्ट है आपका करेज। करेज मतलब साहस। साहस होना चाहिए आपके अंदर कोई ना कोई काम करने के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए साहस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शनरी। रिएक्शनरी का मतलब है प्रतिक्रियावादी। कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया किस तरह की रहती है, ये सब दोस्तों एक सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये आप समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। अब आप अपने उद्योग को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, यदि आपके कलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ लिंक अच्छा नहीं है, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और भी कई तरह की मैनेजमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी मैनेजमेंट दोस्तों इस सब में होती है। अगर आप ये मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं एंटरप्राइज के अंदर, तो आपका एंटरप्राइज ठीक से चल नहीं पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक। और एक एंटरप्रेन्योर की अपने एंटरप्राइज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप एक सब्जी बेचने की दुकान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप सब्जी वहाँ पे रख के चले गए और लोगों को वहाँ पे बेचने के लिए लगा के, ठीक है। आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है उसके अंदर, कितनी कमाई हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस सभी की आप ऊपर ध्यान देंगे। सो एंटरप्रेन्योर का जो होता है अपने एंटरप्राइज के ऊपर एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम दैट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी गुड इन मैनेजमेंट, ठीक है। यह हमेशा नहीं होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेजमेंट में गुड ही हो, अच्छा ही हो हमेशा। तो अपने एंटरप्राइज की अच्छे से रनिंग के लिए, ठीक है, इफेक्टिव रनिंग के लिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, किसी तरह के मैनेजर्स को जो है अपने एंटरप्राइज में रिक्रूट करता है, ठीक है, अपने एंटरप्राइज में जगह देता है उनको, जो प्रोवाइड करता है वहाँ पे मैनेजर्स के तौर पे, सो डैट दे कैन मैनेज दी अदर डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली, ठीक है। तो इन मैनेजर्स का रोल क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या मैनेज करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं नियर फ्यूचर को कि आगे क्या होने वाला है। मतलब मैं कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि आगे हमारे लिए क्या चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी, वो इस चीज़ को देखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि मुझे कल के लिए कोई चीज़ अपनी दुकान में ऐड करनी है, तो मैं उसके लिए उसका एक नियर फ्यूचर जो वो देखने की कोशिश करूँगा, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ मेरी दुकान में रखने से वो चीज़ बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, ठीक है? मैं उस वे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे अकम्प्लिश द मैनेजमेंट, ठीक है? तो किसके लिए? मैनेजमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है? इतना तो आप दोस्तों शायद समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है, और अकम्प्लिश का मतलब होता है कि किस तरह से आपको उसको एक मतलब एंड तक लेके जाना है, मैनेजमेंट को किस तरह से आपको अंजाम देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैनेजर्स का जो टास्क होता है वो दूसरों को हेल्प करना होता है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको हेल्प करने का जो उनका टास्क होता है वो भी सारा उन्हीं के ऊपर होता है, ठीक है। मोटिवेशन किस तरह से, अगर कोई कलीग जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार कि नहीं सामान नहीं बिक रहा है या सेल नहीं अच्छी हो रही है, ठीक है। आगे और भी बहुत सारी मतलब एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारे मेंटल प्रेशर रहते हैं हर एक के ऊपर। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा-सा कोई पुश कर दे, मोटिवेट कर दे, तो आपके अंदर फिर से वही ज़ील पैदा हो जाती है, समझ रहे हैं? और नेक्स्ट जो प्लानिंग का काम होता है, ये भी मैनेजर्स का होता है, जो उसने रिक्रूट करके रखे हों अपने अंदर। वो प्लान करते हैं कि किस तरह से मटेरियल आएगा, किस तरह से वो आगे प्रोडक्शन के लिए जाएगा, प्रोडक्शन किस तरह से होगी, आगे किस तरह से उसको फाइनल टचअप दिया जाएगा, किस तरह से वो सेलिंग के लिए जाएगा आगे। तो ये सारा जो है प्लानिंग का काम जो है मैनेजर्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे लगता है कि एक एंटरप्राइज़ में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि यदि आपके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो आप काम किससे करवाओगे? ठीक है?
ये मैनेजमेंट का जो काम है, ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स का मतलब आपको कहीं न कहीं से साधन चाहिए, और संसाधन कौन-सा है ये? इंसानों वाला, ठीक है? ह्यूमन का। आपको कहीं कोई वर्कमैन चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है? आपको वर्क पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डायरेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स, ये सभी को आपको पता है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? टू वे, वन वे, ये सभी तरह की अपर लेवल, लो टू अप टू लो, या इस तरह से जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं ये सभी उसमें रहती हैं। कंट्रोल वगैरह का काम रहता है इनका, ठीक है? कि पूरे एंटरप्राइज पे एक कंट्रोल होना चाहिए ताकि अच्छे से काम होता रहे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे दोस्तों वो है एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्यमीय प्रेरणा। दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन का क्या रोल रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में? मोटिवेशन दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पॉइंट ऐड किया है वो है मोटिवेशन कन्वर्ट्स एन ऑर्डिनरी पर्सन इनटू अ फोर्टिफाइड एंटरप्रेन्योर। ओके, मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। किसी बंदे को आप प्रेरणा देते हो, किसी बंदे को मोटिवेट करते हो, तो वो क्या होता है, अपने उस डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये जो एंटरप्रेन्योर जो मोटिवेशन होती है वो क्या करती है, एक ऑर्डिनरी पर्सन, आम पर्सन को जो है एक सशक्त उद्यमी के रूप में उसको विकसित करती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐड किया है, अलाउज हिम और हर टू क्वेस्ट द अपॉर्चुनिटीज एंड बूस्ट इकोनॉमिक एडवांसमेंट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, ठीक है? वो क्या करती है, मोटिवेशन, ये जो प्रेरणा होती है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन जो होती है वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ की खोज करने में उसे मदद करती है, ठीक है? अगर उसे पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास, तो वो क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है इकोनॉमी को, अपने जो एंटरप्राइज की इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अलाउज हिम टू फाइंड आउट द इनर क्वालिटीज़, ठीक है? ये जो मोटिवेशन जो फैक्टर होता है ये अपने अंदर की जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। और ये जो होता है, ये जो मोटिवेशन होती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। आपने कभी सुना होगा, कई लेक्चर्स देते हैं, ठीक है? जैसे मैं सुनता हूँ गौर गोपाल दास, ठीक है? तो वो जो मोटिवेशनल लेक्चर्स जो देते हैं वो एक साइकोलॉजिकल वे में आपके डायरेक्ट माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? कि आपको किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ठीक है? अगर कोई बंदा डीमोटिवेटेड है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, और उसको एकदम से कोई मोटिवेट कर देना उसके हिसाब से, ठीक है, तो वो मतलब डिप्रेशन को पीछे छोड़ जाता है। तो उसी तरह से ये क्या होती है, मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, मानसिक प्रोसेस है ये एक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मेक्स हिम हर ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ मोटिवेटेड, इंफॉर्मेटिव एंड इंटेलेक्चुअल। क्या करती है मोटिवेशन, उसको ऑप्टिमिस्टिक बनाती है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी बनाती है, ठीक है? आशा, उम्मीद उसके अंदर जगाती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसे मैं कर पाऊँगा आगे, ठीक है? सेल्फ मोटिवेट करती है उसको, ठीक है? उसके बाद इन्फॉर्मेटिव बनाती है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है, मतलब यदि आपको ये किसी फील्ड में है तो आप उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं हर एक चीज़ के बारे में। यदि आप लाइक मी, आई एम इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो कंप्यूटर्स के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं इन्फॉर्मेटिव हूँ उसके बारे में, ओके? उसी तरह से आप जिस फील्ड में आपकी मास्टरी होगी, मतलब जिस फील्ड में आप निपुण होंगे, आप उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से रखते होंगे, ठीक है? उसे इंटेलेक्चुअल बनाती है मोटिवेशन। तो ये छोटे-छोटे से फैक्टर्स हैं, इन्हें आपको बस एक नज़र मारनी है, मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब आप आराम से समझ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे जो नेक्स्ट मैंने ऐड किया है वो है परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड्स। परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड्स दोस्तों बहुत ज़रूरी होते हैं, रिकॉर्ड्स आप सभी को पता होगा। अ, आप अभी पढ़ रहे होंगे अगर, तो आपके टीचर्स भी आपके बारे में सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते होंगे कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका रिज़ल्ट किस तरह से रहता है। मंथली टेस्ट होते हैं तो उसमें रिज़ल्ट कैसा आता है, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं उसमें रिज़ल्ट कैसा आता है। ये सारा रिकॉर्ड जो होता है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है एंटरप्राइजेज़ के लिए भी। एंटरप्राइज़ किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, उसमें उसे घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफ़िट लॉस कुछ भी हो रहा है, वो सारा परफ़ॉर्मेंस देख के उसके हिसाब से कोर्स को मेंटेन करना
बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट मैंने ऐड किया है वो लिखा हुआ है, फॉर इफेक्टिव रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज वेरियस डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड एवरी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स वर्क इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट। समझ रहे हैं? हिंदी में मैं इसे आपको बताता हूँ कि हर एक एंटरप्राइज में क्या किया गया होता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स छोटे छोटे बनाए गए होते हैं, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी में कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट है तो कितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं एक दिन में, वो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं उस रिकॉर्ड को रखने के लिए कि वहाँ पे कितना काम हुआ एक दिन में, वो रिकॉर्ड वहाँ पे उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? रिजल्ट्स के लिए, इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। कि हमारा टारगेट इतना था, आज वो टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ, तो वो इफेक्टिवनेस वहाँ पे देखी जाती है एंड में कि रिजल्ट क्या रहा। उसी तरह से जैसे आपका हर दिन टेस्ट लिया जाता है और एंड में आपका फिर रिजल्ट आता है और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिंपल सा ये वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है हर एक एंटरप्राइज में। नेक्स्ट मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया, इफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज हैज नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, देन दैट एंटरप्राइज कैंट मेंटेन इट्स प्लेस इन द मार्केट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है अपनी, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो जो एंटरप्राइज है वो अपनी जगह बना नहीं पाएगा काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट में, वो जल्दी ही शटर कर जाएगा वो। समझ रहे इस बात को? सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी डिपार्टमेंट है वो एक अकाउंटेबिलिटी रखे, एक जिम्मेदारी समझे कि उसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और उसके बाद वो परफॉर्मेंस को उस हिसाब से आगे जाके उसे एनालाइज कर सकते हैं। समझे? तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐड किया है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, ये है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू एंटरप्राइज एंड इकोनॉमी। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि क्या रोल रहता है एंटरप्रेन्योर्स का एंटरप्राइज और इकोनॉमी के लिए, ठीक है। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है उद्यम एवं अर्थव्यवस्था के से संबंधित उद्यमी के कार्य, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इसे ही देख लें ज़रा सा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल और फंक्शंस रहते हैं इकोनॉमी के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है दोस्तों? बूस्ट करता है इकोनॉमी को, ठीक है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, मतलब एक पुश देता है, धक्का देता है ऊपर की तरफ को, और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट को भी एक बूस्ट देता है, ठीक। और ये सब किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, ठीक है। यदि आप अभी का सिनेरियो देखें तो हमारे देश में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं हमारे देश में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में के लिए जहाँ पर हमें जॉब्स प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बहुत कुछ है जो कि इंडस्ट्री में चलता है, ठीक है। और इस सब से क्या होता है? इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो रही है, आपके आसपास कोई इंडस्ट्री लग रही है तो वो क्या करती है? इंडस्ट्रीज़ को एडवांसमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड किया है वो है प्रोमिनेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहता है औद्योगिक क्रांति के लिए, ठीक है। औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहता है किसका? एंटरप्रेन्योर का। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अपना एंटरप्राइज शुरू कर रहा है तो क्या हो रहा है? उस इलाके की एक डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। वो इलाका उस जगह के लिए जाना जाने लगता है, फॉर एग्जांपल सूरत, गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद, यहाँ पर कपड़े की मिल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। कपड़ा उद्योग जो है वहाँ से बहुत फैला है हमारे पूरे नेशन में, ठीक है। तो ये एक प्रोमिनेंट रोल निभाता है वो एंटरप्रेन्योर जिसने वो एंटरप्राइज को शुरू किया है, ताकि वहाँ पर क्या हो? इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो या डेवलपमेंट हो, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल कल्चर फॉर नेशन। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल कल्चर को यहाँ पे बढ़ावा देता है वो एंटरप्रेन्योर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ऐड किया है एंटरप्रेन्योर एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट्स लाइक टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स टू द अदर इंडस्ट्रीज हु नीड्स देम। अब दोस्तों समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा एंटरप्राइज, एक ऐसा उद्योग लगाया जो कि सिर्फ स्पेयर पार्ट बनाता है। ठीक है, कार के स्पेयर पार्ट्स आपने देखे होंगे। एक कार में लगभग 4000 मूवेबल पार्ट्स लगते हैं। आप सभी को शायद पता हो या ना हो, पर लगभग 4000 मूवेबल पार्ट्स एक कार के अंदर लगते हैं। ठीक है, अब वो सभी पार्ट्स तो एक कार की कंपनी नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल अगर टाटा कार की मैं बात करूं, तो उसमें जो टायर लगे रहते हैं वो टाटा शायद नहीं बनाता, वो किसी और कंपनी के लगते हैं उसमें। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, अगर मैं टायर की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, टायर्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो क्या होता है, मैं उन टायर्स को किसी और इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब वही है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर गिव्स प्रायोरिटी टू हिज ओन प्लेस टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज विच बूस्ट्स एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट फॉर द नेशन। ठीक है, तो क्या होता है, उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो क्या करता है कि अपने एरिया में ही अपने उद्योग को लगाने की कोशिश करता है, शुरू करने की कोशिश करता है, सो डैट उसका अपना एरिया जो है वो एडवांस हो, थोड़ा सा डेवलप हो जरा सा। ठीक है, तो एक जो अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी सबसे अच्छी खासियत यही रहती है कि वो अपने एरिया को ही चुनता है अपने काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ऑफन स्टार्ट्स ए स्मॉल एंटरप्राइज एंड मेंटेन्स देयर प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द बिग एंटरप्राइज टू फिक्स द प्राइसेस एट हाई, दे एक्ट एज ए कैप। ठीक है, मैं इसे आपको थोड़ा आसान वे में समझाता हूँ कि एक जो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि अपने जो बिजनेस को एक स्मॉल एंटरप्राइज के तौर पे शुरू करता है। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज में एक छोटा सा उद्योग लगाता है। ठीक है, और उसमें भी वो क्या करता है कि जो उसका प्रोडक्ट रेडी होके बाहर निकल रहा है उसमें प्राइसेस को लो रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जितने कम प्राइसेस हों उस प्रोडक्ट के उतनी ही कोशिश करता है कि उसके जो एंड प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसका प्राइस कम हो। अब इस कम रखने की वजह क्या है कि जो बड़े उद्योगपति जो हैं वो अपने हिसाब से, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वही प्रोडक्ट जो है एक बड़ा उद्योगपति भी बना रहा है। अगर नमक की थैली आप यहाँ पे तैयार कर रहे हो, नमक को यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब उसे पैक कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने उसका रेट 8 रुपया रखा है, ठीक है, तो वो उसको बाउंड कर देगा एक बड़े उद्योगपति को कि उसको भी उसका रेट अपने जो वो बना रहा है, जो वो नमक वो बना रहा है, उसको उसका रेट 8 या 9 के आसपास ही रखना होगा। ठीक है, अब इसका इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक उसके ऊपर कैप लग गई है। ठीक है, एक बड़े उद्योगपति के ऊपर कैप लग गई कि वो उससे ज़्यादा उस रेट से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या लग गया, उसके ऊपर एक कैप लगा दी, जैसे हम बोतल के ऊपर कैप लगाते हैं ना कि इससे ज़्यादा पानी अब इसमें नहीं भर सकते। समझ रहे बात को? सो नेक्स्ट है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड। ठीक है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का के लिए मतलब हेल्प करता है, ये सभी को आपको पता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर अट्रैक्ट्स अदर इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जो एंटरप्राइज एस्टैब्लिश किया गया है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, एक उद्यमी के द्वारा, ठीक है, जो उद्योग चालू किया गया है उसकी तरफ जो होती हैं अदर इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो आकर्षित होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कागज़ की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, जहाँ पे कि पेपर बनते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। पेपर के लिए रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? कोई और इंडस्ट्री आपको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी। ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कि यदि आप कोई एक उद्योग को लगा रहे हैं तो उसके प्रति दूसरे उद्योग भी आकर्षित होंगे। ठीक है, वो भी कोशिश करेंगे कि वो आपसे जुड़ें, आपको उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करें। समझ रहे बात को? नेक्स्ट है इसमें एंटरप्रेन्योर not only creates an opportunity of self employment but also provides an opportunity of employment to others in locality। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि वो सिर्फ
अपनी ही आजीविका के लिए काम नहीं करता, ठीक है, वो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ पर आके दूसरे लोग भी काम कर सकें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम भी एक एंटरप्रेन्योर करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, उद्यमी अवसरों की पहचान। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर should have to have some knowledge about the nearby opportunities and must have to analyze those opportunities। तो दोस्तों किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए एक जो उद्यमी होता है, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या, उसे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो काम करना जा रहा है वो वहाँ पे चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है, वो एरिया वैसा है भी है या नहीं है, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी अनुकूलता बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे वो काम होने जा रहा है, ठीक है, वो काम वहाँ पे चल सकता है या नहीं चल सकता है, आपके पास कस्टमर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, समझ रहे हैं इस बात को। He must have to analyze the market area for that enterprise and its resulting products। अब क्या होता है, समझ लीजिए आपने कोई एंटरप्राइज तो शुरू कर दिया, बट जो प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार हो रहा है उसको बेचने के लिए वहाँ पे कस्टमर से अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको खरीदने के लिए वहाँ पे कस्टमर से अवेलेबल नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट कहाँ पे बेचेंगे बताइए। यदि आप कोई छोटा सा ही काम शुरू कर रहे हैं, कोई सब्जी की दुकान कर रहे हैं समझ लीजिए, और वहाँ पे लोग हैं ही नहीं सब्जी खरीदने के लिए, तो उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जो है ये एक विज़न क्लियर होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, जो कि जो वो सर्विसेज़ वहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा है, उन सर्विसेज़ को सीक करने के लिए वहाँ पे कस्टमर भी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने ऐड किया, प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रिडिक्ट द प्रॉफिट, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो किसी भी बंदे के लिए यही रहता है आजकल के ज़माने में कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से जनरेट करें, ठीक है, तो उसके लिए एक प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको ये भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, या होगा भी तो कितना होगा, ये सब आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मेक श्योर दैट देयर विल ऑलवेज बी एन इफेक्टिव ग्रोथ। समझ रहे, स्टेगनेंट होके नहीं रहना है, उसे ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है, उसे कभी भी एक जगह पे रुकना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो हर एक चीज़ को प्लान करता है, एनालाइज करता है मार्केट को, ठीक है, मार्केट एरिया को एनालाइज करता है, एंटरप्राइज को एनालाइज करता है, उसके रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स को देखता है कि वो वहाँ पर कामयाब रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, उसके थ्रू उसको कोई प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर है एक टॉपिक, वो है क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसका मतलब है व्यापारिक अवसर के अंतिम चयन के मानदंड। ये हिंदी में इसकी यहाँ पे डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको बता दी। सो क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं, सिलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब फाइनल सिलेक्शन, आपको पता चल चुका है कि आपने कोई काम करना है, ठीक है, आपको इतना पता नहीं है अब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कोई काम करना है, बट अब आप काम क्या करोगे, ठीक है, किस तरह से उसको शुरू करोगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, एक विज़न चाहिए, किसके लिए, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज की, आप काम क्या करोगे, ठीक है, आपको कौन सा काम करना है, क्या काम आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप कर सकते हैं, या क्या वहाँ की मार्केट एरिया की क्या नीड है वहाँ पे, ठीक है, कस्टमर क्या चाहते हैं वहाँ पर, और आप वो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये जो एंटरप्राइज की जो सिलेक्शन है ना, ये सबसे ज़रूरी होता है, ये डिसाइड करता है कि आगे आप सक्सेसफुल होंगे भी उस काम में या नहीं होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला यहाँ पे क्या, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, कि कौन सा उद्योग जो है आप स्थापित करने जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब उस उद्योग में आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर की दुकान खोल रहा हूँ तो मैं आगे ये भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर बेचने ही हैं या उनकी सर्विसिंग भी करनी है, उनकी रिपेयरिंग भी करनी है, ठीक है।
तो ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंटरप्राइज़ तो आपने लगा लिया, कोई उद्योग तो शुरू आपने कर लिया, बट उसके बाद आपको उसके अंदर सर्विसेज क्या-क्या प्रोवाइड करनी है, ठीक है? क्योंकि एक एक एंटरप्राइज़ के अंदर ना प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं कंप्यूटर की दुकान की बात करूँ तो कंप्यूटर में बहुत कुछ आता है, सिंपल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है? वॉल माउंट कंप्यूटर्स आते हैं आजकल, ठीक है? जो दीवार के ऊपर लग जाते हैं। और भी बहुत कुछ है, उनकी सर्विसिंग है, उनकी रिपेयरिंग है, उनके और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो है, कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, रैम्स हैं, ये सब कुछ मुझे वहाँ पे ये सर्विसेज भी अवेलेबल करवानी है या नहीं करवानी है, तो ये भी सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अब आपने एंटरप्राइज़ को सिलेक्ट कर लिया है, आपको ये भी पता चल गया है कि आपने कौन-कौन सी सर्विसेज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, क्या-क्या प्रोडक्ट रखने हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आपको वहाँ पे क्या करना है, परियोजना का चयन करना है आपको, ठीक है, कि किस तरह से वो सारा काम होगा, प्रोजेक्ट किस तरह से आगे आपको असाइन करना है, ठीक है, किस तरह से वो प्रोजेक्ट को आगे आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आपको इसमें लगेगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगनी थी, आपने बहुत ज़्यादा लगा दी, ठीक है, एक्सेस में आपने सामान डाल लिया, जो कि अब पड़ा हुआ है, बस बिक नहीं रहा अब, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्वियसली टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूँ टेलरिंग इंडस्ट्री की, ठीक है, तो एक मशीन आती है जिसे आप हाथ से चलाते हैं, आप सभी ने वो देखी होगी, आप सबके घर में होगी, ठीक है, सिलाई मशीन जिसे बोलते हैं। एक मशीन आती है जो कि चलती है आपकी मोटर के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। और भी आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट वही कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आप अपने गाँव में देखें तो मैक्सिमम टेलर्स ने क्या रखा होता है, वो पैडल वाली मशीन होती है, ठीक है, जो स्विंग मशीन जो होती है, पैडल वाली मशीन मोस्ट ऑफ टेलर्स ने रखी होती है, ठीक है। बट यदि आप किसी बड़ी जगह चले जाओ, किसी बुटीक में चले जाओ, तो वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस कर दी होती है, मशीन वही रहती है, उसमें क्या लग जाती है कि इलेक्ट्रिक मोटर लग जाती है, ठीक है। तो किस तरह की आप टेक्नोलॉजी अपने एंटरप्राइज़ में यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको ही देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा-सा नोट ऐड किया है, इसमें लिखा है एंटरप्रेन्योर फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, एटसेट्रा बहुत सारे सेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि आप अपना जो है एंटरप्राइज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट में आप कोई टेंडर वगैरह दे सकते हैं, वो आपका सामान खरीद लेते हैं, जैसे आजकल जैम चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट जिसको बोलते हैं, वहाँ से सामान वगैरह आप खरीद सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो वहाँ से सामान खरीदते हैं, ठीक है। उसी तरह से और प्राइवेट सेक्टर में आप सामान बेच सकते हैं, अपना अपना एंटरप्राइज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत ही ब्रॉड एक सेक्टर है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद जो लास्ट प्रोसेस आती है, अब आपने क्या किया था, आपने सेलेक्ट कर लिया कि एंटरप्राइज़ क्या, आपको उद्योग क्या चालू करना है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट क्या वहाँ पे बनेगा, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद जो है सेटिंग अप अ बिज़नेस, अब आपको क्या करना है, आपके माइंड में वो आइडिया आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, फाइनल हो आपकी, आपको ये काम करना है, ठीक है, आपने एक रोड मैप भी उसके लिए तैयार कर लिया, बट अब क्या करना है, उसको एक फाइनल रूप देना है, ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल उसको रूप देना है अब आपको। तो सेट कैसे करेंगे आप अपने बिजनेस को, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है, कि बिजनेस होता किस तरह से, चलता किस तरह से, समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट है आगे सिलेक्ट एन एंटरप्राइज, ये वही बात आ गई कि आपको कोई उद्योग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा काम आपको करना है। मेक अ प्लान टू स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट करने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पीछे बता दी। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस जगह पे आप अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर वो काम चलने लायक है या नहीं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितनी प्रोडक्शन आपको चाहिए, ठीक है, ये सभी की सभी इसके अंदर ही आएंगी। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब आप सभी समझते हैं, एंड कंट्रोल, ठीक है, उसको नियंत्रण किस तरह से करना है, ठीक है, नियंत्रित तरीके से किस तरह से सारी चीज़ें चलानी है, ये सभी आप सभी को समझ आ जाएगा, इजी है सारा ये, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, लाइक इकोनॉमिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी की सारी मैनेजमेंट जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके बिजनेस को सेट करने के लिए। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर, और यहाँ पर मैंने पार्ट 1 जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर हमने आज सीखा है कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर अपना काम करता है, एंटरप्रेन्योर होता कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं, किस तरह से वो अपने बिजनेस को सेट करता है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अपने लिए कैसे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसका एक भाग अलग से दूसरा आएगा, आज या कल में वो भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा। थोड़ा-सा हो सकता है ये लेंथी हो गया, या हो सकता है आप सभी को थोड़ा-सा बोरिंग लगा होगा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे अपने आप को सुधार सकूँ, ठीक है। आप सभी भी कमेंट में लिख के मुझे सुझाव दे सकते हैं कि क्या कमी रही है और मैं किस तरह से उसे पूरी कर सकूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।